नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर आए हैं टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, बैलोग्लोसस का लार्वा है, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका जो लार्वा है टोर्नेरिया है, टोर्नेरिया लार्वा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इसकी व्याख्या। तो इसमें क्या है कि जो बैलनोलोसस का लार्वा एक प्रकार का टोर्नेरिया लार्वा है। ठीक है, इसकी खोज 1850 ईस्वी में जे मुलर द्वारा की गई थी। भ्रूणीय विकास के समय भ्रूण के ऊपर समान रूप से झिल्लियां वितरित होती हो जाती हैं और यह अंडे की झिल्ली को तोड़कर बाहर आकर तैरने लगता है। ठीक है, मतलब अगले पेपर में पूछा भी जा सकता है कि झिल्लियां तोड़कर बाहर तैरने कौन सा लार्वा लगता है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6। तो इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 33 घंटे के पक्षी में के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या होती है। इसमें मतलब 12 से 13 होती है, दोनों होती है, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या जान लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? चिक के भ्रूण का क्रमिक विकास चक्रवृद्ध तरीके से सोमाइट्स के द्वारा होता है। 21 घंटे के चिक भ्रूण में 2 सोमाइट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है 21 घंटे के चिक भ्रूण में कितने सोमाइट होते हैं? तो 2 होते हैं। उसके बाद तथा 24 घंटे के चिक भ्रूण में 3 से 4 जोड़ी सोमाइट्स होते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। जबकि यहाँ बताया गया, जबकि 33 घंटे के चिक भ्रूण में सोमाइट्सों की संख्या 12 से 13 तक हो जाती है। अभी बताया मैंने, 12 से 13 तक हो जाती है। तो कुल 52 जोड़ी सोमाइट्स एक चूजे के पूर्ण विकास के दौरान देखे जा सकते हैं। तो 52 जोड़ी एक चूजे के पूर्ण विकास के दौरान देखे जा सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्यों? कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ व्याख्या जान लेते हैं। आगे बढ़ के इसकी व्याख्या देखते हैं। तो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO होता है। ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन की अपेक्षा 210 गुना ज़्यादा घुलनशील है, इसीलिए ऑक्सीजन से ज़्यादा हानिकारक होते हैं। यह ऑटोमोबाइल, सिगरेट, फार्मिक ईंधन के अपूर्ण भंजक से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन ना तो प्राक केंद्र और ना ही सुकेंद्र है? तो अब इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, TMB। TMB। तो इसकी कुछ व्याख्या जान लेते हैं। तो व्याख्या में TMB के पास ना तो प्राक केंद्र और ना ही सुकेंद्र कोशिका होती है। अर्थात इसमें बताया गया है TMB के पास ना तो प्रोकैरियोटिक और ना ही ईकैरियोटिक कोशिका होती है। यह सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है, और यह सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? तो हम बता सकते हैं TMB। तो TMB की खोज इवानोव्स्की द्वारा 1892 ईस्वी में की गई। ठीक है, इसको क्रिस्टल के रूप में 1985 में स्टेनले ने प्राप्त किया। यह तंबाकू के पौधों को पत्तियों में मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है। तंबाकू की पत्तियों में पूछा जा सकता है, मोज़ेक रोग कौन उत्पन्न करता है? TMB करता है। अगला क्वेश्चन 10वां। तो इसमें क्या है? 10वां क्वेश्चन हमारा है, हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है। हार्डमानिया में उत्सर्जन
होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा। इसमें थोड़ा गलत आंसर दिया गया, लेकिन इसमें जो ए और सी होगा। ए में लिखा है नेफ्रोसाइटस के द्वारा और न्यूरल ग्रंथियों से होता है। सी में दिया गया न्यूरल ग्रंथियों से होता है। ठीक है, और इसकी कुछ व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या लगभग थोड़ा ब्लर हो गया ये, फिर भी पढ़ते हैं। हार्डमेनिया हार्डमेनिया यूरोकार्डेटा का सदस्य है। पूछे जैसे हार्डमेनिया किसका सदस्य है, तो यूरोकार्डेटा का सदस्य है, जिनमें उत्सर्जन न्यूरल ग्रंथि तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। इसके बाद हार्डमेनिया में न्यूरल ग्रंथि हल्की भूरी और अंडाकार संरचना की होती है। यह नर्व गैगेलिया या मस्तिष्क के ऊपर स्थित होती है, जबकि नेफ्रोसाइट्स एक कोशिका होती है जो रक्त उपस्थित अनुवांछित पदार्थ मुख्य जैंथीन और गुरेड कण को ल्यूमेन में न्यूरल ग्रंथि में भेजी जाती है और अंत में पेरीब्राकियल जोन में छिद्र के द्वारा मुक्त करती है। अगला क्वेश्चन 11वां, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। पत्ती की क्रांज आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या। पत्तियों की क्रांज आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। C4 पौधों के अंतर्गत गन्ना, मक्का, ज्वार, सारगम, मोथा, चौलाई इत्यादि आते हैं। क्रेज जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है माला। पत्तियों में मीसोफिल, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, प्लाजीसेड पैरेनकाइमा विभाजित नहीं होता है। संवाहन बांडल के चारों ओर बांडल शीथ मिलती है, जिनके कोशिकाएं में बड़े बड़े हरित लवक होते हैं। दो प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। मोसोफिल कोशिकाओं में C4 चक्र तथा बांडल शीथ में C3 चक्र पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहा गया है गैस्टुलेशन के समय हेनसेंस नोड का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पक्षियों में। तो इस पर कुछ आगे चर्चा की जाए तो इसमें गैस्टुलेशन के समय हेनसेंस नोड का निर्माण पक्षियों में होता है। पक्षियों में गैस्ट्रेलेशन के समय प्रीमिटिवी स्ट्रिक बनता है। इसका अग्रभाग फूल कर प्रीमिटिव पीट बनता है, जिसे हेनसेंस नोड कहते हैं। ठीक है, पूछा जाए हेनसेंस नोड किसे कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पुनरावनस्पति शास्त्री है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी विश्व प्रसिद्ध पुनरावनस्पति शास्त्री हैं। इन्होंने लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियोबॉटनी
की 1946 में स्थापना की। इनकी मृत्यु 1949 में हुई। ठीक है, उसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इक्विसीटम। इक्विसीटम के बारे में कुछ जानते हैं तो इक्विसीटम के स्पोर्स में स्पून के आकार के इलेक्टर होते हैं। इलेक्टर होता है, यह स्पोर्स के डिस्पर्सल में सहायक है। इक्विसीटम एक संबीजाणु टेरिडोफाइट है। स्पोर का विकास स्पोरेनजिया में होता है और स्पोरेंजियोफोर में से पैदा होते हैं। स्पोरेंजियोफोर एक दूसरे से जुड़कर कोन या स्टोबिल्स का निर्माण करते हैं। इक्विसीटम का स्पोर प्रकीर्णन के बाद जल्दी ही अंकुरित होता है। यह अल्पवायु होता है। यह स्पोर अंकुरित होने से पहले जल ग्रहण कर फूल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है हेनले लूप पाई जाती है। हेनले लूप पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा ब्रक में। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। हेनले लूप ब्रक में पाई जाती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालेनुमा संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, जो कोर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होता है। ब्रोमेन संपुट से एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है जो सीधी होकर वक्र पेल्विस में प्रवेश करती है। फिर यह नलिका चौड़ी होकर एक पास बनाती है जिसे हेनले ग्रोव कहते हैं। इसके बाद यह नलिका फोर्टे मस के भाग से जाकर फिर से कुंडलित हो जाती है और जब यह एक बड़ी वाहिनी में खुलती है जिसे संग्राहक वाहिनी कहते हैं। संग्राहक वाहिनी एक सीधी नलिका होती है जिसमें कई नेफ्रॉन नलिकाएं खुलती हैं। सभी संग्राहक नलिकाएं ब्रक पेल्विस से मूत्र वाहिनी नलिकाएं निकलता है जो मूत्राशय से में खुलती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 17वां क्वेश्चन है, मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? मलेरिया के नियंत्रण में कौन सी मछली आती है? तो वो मछली ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैम्बूसिया। ठीक है, गैम्बूसिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, मलेरिया के नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली प्रयोग में आती है। यह मछली मलेरिया फैलाने वाले मादा एनाफ्लीज या अन्य मच्छर के प्रजाति के लार्वा को खा जाती है, जिससे मच्छरों की संख्या नियंत्रित होती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लाजिड क्या है? प्लाज्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा, जीवाणुओं के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मिड जीवाणुओं में अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ होता है। यह जीन अभियांत्रिकी में वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मेढक के डेडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जनी पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी से होगा अमोनिया। कौन सा? अमोनिया। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। श्वसन गुणांक, वॉल्यूम ऑफ CO2 एलिमिनेटेड, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1, वसा का श्वसन गुणांक 0.7, प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.8 से 0.9 तक। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है लैमार्क बाद के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी सी होगा, उपार्जित लवणों की वांशिक गति, इसके बारे में कुछ जानते हैं। लैमार्क बाद के आधार पर उपार्जित लक्षण की वांशिक गति है। 1809 में लैमार्क की किताब फिलोसोफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुई थी, जो जीवों के उपार्जित लक्षणों की वांशिक गति के रूप में प्रसिद्ध हुई। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया। लैमार्कवाद के 4 मूल धाराएं पर आधारित था। पहली है, चलो इसको आप लोग पढ़ लेना, दिखा दे रहे हैं, ये तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये चारों है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित लवक की झिल्ली होती है। हरित लवक की झिल्ली कौन सी होती है? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्विपर्तीय है। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। हरित लवक की झिल्ली द्विपर्तीय होती है। जो हरित लवक की झिल्ली होती है वो द्विपर्तीय होती है, ठीक है। इसके मध्य के स्थान को पेरीप्लास्टियम स्थान कहते हैं। इन झिल्लियों के अंदर मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर कला तंत्र का बना ग्रेना होता है। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया होती है। शेष भाग पीटिका अथवा स्ट्रोमा कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विचार पाए जाते हैं। इस भाग में कॉर्डेटा बनता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया होता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां, मनुष्य में कौन सी कपालीय तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा त्रियधारा। इसकी व्याख्या क्या है जानते हैं। मनुष्य में त्रियधारा कपालीय तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है। मिक्स्ड क्रेनिया तंत्रिका 5, 7, 9, 10 और जो कपालीय तंत्रिका होती है वो 1 से 1, 2, 8। मोटर कपालीय तंत्रिका 3, 4, 6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइकेन एक अच्छा सूचक है। लाइकेन एक अच्छा सूचक है, ऑप्शन नंबर बी से होगा वायु प्रदूषण के। लाइकेन किसका अच्छा सूचक है? वायु प्रदूषण का, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, आगे तक व्याख्या देख रहे हैं। लाइकेन, ओके, लाइकेन वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है। SO2 की अधिकता में इनकी मृत्यु हो जाती है। लाइकेन का एक प्रकार का मिश्रण जीव है जो कि एक कवक तथा शैवाल की 2 जातियों के सहचर के परिणाम स्वरूप बनते हैं। लाइकेन के कवक घटक को माइक्रोबायन्ट तथा शैवाल घटक को फाइकोबायन्ट कहते हैं। दोनों घटक इस प्रकार रहते हैं कि एक ही
सूकाय बनता है। एक ही सूकाय बना लेते हैं और एक ही जीवधारी की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। थीसोसाइट्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। थीसोसाइट्स प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं। ठीक है, उसके बाद पैनोकोसाइट्स शरीर को बढ़ाना या घटाना इसका काम करती हैं। कोएनोसाइट्स आंतरिक इपिथीलियम बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रोपोसाइट्स पोषण के काम आती हैं। उसके बाद थीसोसाइट्स भोजन संचय के काम आती हैं। ठीक है, थीसोसाइट्स पूछा गया है। इसके अगले पेपर में इन चारों में से दूसरा कोई पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 26वां, इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन जेमा द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा, मार्केंसिया के द्वारा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या थोड़ी जान लेते हैं। व्याख्या है जेमा द्वारा अलैंगिक जनन मार्केंसिया में पाया जाता है। इसके थैलस के डॉर्सल परत पर जेमा कप बनता है जिसके अंदर अंतर जेमा होती है जो नए पौधों को जन्म देती है। जेमा में अलैंगिक जनन बहुकोशिकीय शारीरिक संरचनाएं पाई जाती हैं। यह एक छोटी सी कैप्सूल से उत्पन्न होती है जिसे जेमा कप कहते हैं। यह थैलस के डॉर्सल सरफेस के मिडरिब रीजन पर पाया जाता है। जेमा कफ लगभग 2 mm चौड़ा व 3 mm लंबा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ही वी आकार के गुणसूत्र होते हैं। बी आकार के गुणसूत्र होते हैं। बी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा, मेटासेंट्रिक। इसकी व्याख्या, बी आकार के गुणसूत्र को मेट्रासेंट्रिक कहते हैं। बी आकार का गुणसूत्र मेट्रासेंट्रिक या आइसोक्रेकियल। उसके बाद एल या एस आकार के गुणसूत्र को हम सब मेट्रासेंट्रिक हेटोरोबेकियल कहते हैं। आई आकार के गुणसूत्र को हम एकोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हाई इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसमें हमारा सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूर्य की रोशनी से। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य की रोशनी होती है। सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर नीले किरणों में सबसे अधिक, लाल प्रकाश के नीले से कुछ कम तथा हरी किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होती है। पराबैंगनी और अवरक्त किरणों में यह क्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय जाति है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, रिक्सिया प्लूटेंस। ठीक है, जलीय जाति नहीं है। जलीय जाति निम्नलिखित में से एक जलीय जाति है, अर्थात जलीय जाति है, बाद बाकी 3 नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा एक जलीय जाति है। रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय जाति है। इसके अलावा उपर्युक्त अन्य रिक्सियाएं की जाति स्थलीय है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हमारा है जीवाणु
जिनमें एक पर एक सिरे पर गुच्छे के कसाम होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोफोट्राइकस। ओके, इसके बारे में कुछ अगर जानना है तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया कि जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं उन्हें लोफोट्राइकस कहलाते हैं। फ्लैजिला की संख्या एक पोजीशन के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। पहला है एफ्लिएट, बिना फ्लैजिला के, ठीक है। उसके बाद मोनोट्राइकस जीवाणुओं के एक सिरे पर एक कसाब। इसी के साथ समाप्त। मेरा अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन 100 तक बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह का अच्छा मटेरियल पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।